इरफान आलम सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो लेक्चर्स है वो मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 11 के बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्लास 11 के बच्चों का टर्म 2 का एग्जाम्स जो कि जून में होने वाला है, क्लास 12 के बच्चे का टर्म 2 का एग्जाम जून में होने वाला है और इस जून में होने वाले फिजिक्स पेपर का मैं तैयारी करवाने जा रहा हूं। ये एक सीरीज है जिसमें कि हर एक चैप्टर से प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ये आपको क्लास 11 टर्म 2 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको 9 चैप्टर से होंगे। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन से लेकर वेव्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो एग्जाम्स होगा ये 40 मार्क्स का होगा। क्लास 11 टर्म 2 ये 40 मार्क्स का एग्जाम्स है। इस एग्जाम्स में 3 वेराइटीज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर type questions carrying 1 mark each, carrying 1 mark each ये पूछे जाएंगे। दूसरा जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, आंसर टाइप क्वेश्चंस carrying 3 marks each। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 मार्क्स का है। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपको कैरिंग 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, जहां से टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है। सॉरी, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 से ही आपको टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन ये 3 टॉपिक पे बेस्ड है। इसके सबसे पहले टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दूसरे टॉपिक का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तीसरा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन। सैटेलाइट मोशन एंड प्लैनेटरी मोशन। तो आज मैं आपको पहला टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो आइए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस और उनका आंसर आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m1 और ये एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का मास है m2। तो इन दो बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इस अट्रैक्शन के फोर्स के पीछे जो कारण है वो इसका मास है। तो अगर किसी भी दो मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है
इसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यह सबसे पहला क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses 1 kg each kept at a distance of 1 meter। यहां पर एक मास है 1 kg का और यहां पर एक दूसरा मास है, यह भी 1 kg का है, और इन दो मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। G का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 1 kg और Q2 का M1 का वैल्यू है 1 kg और M2 का वैल्यू है 1 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, केजी स्क्वायर से केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब अगर 1 किलोग्राम वाले दो बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन है। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर या तो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में दिया जा सकता है। तो आपको आंसर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में ही देना है। आपको आंसर को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना हो, सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसे रफ पेज पर सॉल्व कर लेंगे और यहां पर सिर्फ आंसर लिख देंगे। लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का क्या डेफिनेशन होता है वो जानते हैं। आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा Gm1m2 दिस इज इक्वल टू FR स्क्वायर। अब आप G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दें तो आपको मिलेगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1m2। इफ R का वैल्यू 1 मीटर हो जाए, M1 और M2 ये दोनों इक्वल हो जाए और ये 1 kg हो जाए, और इन वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो G इज इक्वल टू F इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो G इज इक्वल टू हो जाएगा F। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से देख लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस 1 kg each kept at a distance of 1 meter। Gravitational constant G is numerically equal to gravitational force between two masses 1 kg each kept at a distance of 1 meter। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया। ये डेफिनेशन आपको हमने नोट्स में लिख दिया है। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन होता है, इसी डेफिनेशन को आपको याद कर लेना है। तो लिखा हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is numerically equal to gravitational force between two masses 1 kg each kept at a distance of 1 meter। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है on the earth surface value of G is 6.67 into 10 to the power 11 10 to the power -11 Newton meter square per kg square। What is the value of G on moon where G is nearly 1/6 of that of earth। तो आपको मालूम है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये चेंज नहीं करता है। चाहे इसे इसका वैल्यू आप अर्थ पर लें
या मून पर लें या मर्क्यूरी पर लें या किसी और दूसरे प्लैनेट पर लें, हर जगह इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी ही स्क्वायर आएगा। तो इसलिए जी का वैल्यू आपको हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्स में कहीं भी आप इस कैपिटल जी का वैल्यू लेंगे तो इतना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। अगर आप जी का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप जिस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, जिस चीज का यूनिट निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए पहले आपको Gm1m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Gm1m2 आ जाएगा और इधर fr स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर g को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो आपको मिलेगा fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। अब आप देख लेंगे यूनिट ऑफ जी पहले निकालेंगे। यूनिट ऑफ जी, तो यूनिट ऑफ जी निकालने के लिए फोर्स का यूनिट देखेंगे। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। और मास का यूनिट होता है केजी, तो ये हो जाएगा 2 बार मास है केजी स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ यूनिट ऑफ जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आपको जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए भी जी को आपको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना होगा। तो जी का सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये है fr स्क्वायर बाई m1m2। यहां पर फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। ये r है, r के लिए होता है l और r पर स्क्वायर है इसलिए l स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे m1 और m2 ये मास है, तो m1 के लिए m और m2 के लिए भी m, तो ये आपको मिल जाएगा m स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ml³ t-2 डिवाइडेड बाई m पर पावर 2। ये m स्क्वायर और ये m है, इसका 1 पावर इसके 1 पावर को कैंसिल कर देगा और फिर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा m-1 l पर पावर 3 t पर पावर -2, ये आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जी। तो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो आप रफ पेज पर सॉल्व करेंगे, आप मेन पेज पर सॉल्व नहीं करेंगे। जहां पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर आंसर मेंशन कर देना है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछा गया है कि व्हाट इज ग्रेविटी। सपोज कीजिए कि एक मास ये m है और ये एक दूसरा मास ये अर्थ है, तो किसी भी दो मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर उन दो में से एक अर्थ हो जाए तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। फिर से जान लें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। एक अर्थ हो और दूसरा बॉडी हो तो इसके बीच लगने वाले फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये सभी के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप के टोटल क्वेश्चंस पहले टॉपिक से मैंने 11 लिए हैं। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपके पास एक मास है, सॉरी ये अर्थ है और ये एक दूसरी बॉडी है। तो आपको मालूम है कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है। तो जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है तो उस बॉडी में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये दिखा दिया गया है द एक्सीलरेशन acquired by a body
ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल और एट इक्वेटर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये R रेडियस ऑफ अर्थ है, तो जहां पर अर्थ का रेडियस, आप देख रहे हैं G और R में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जहां पर अर्थ का रेडियस कम होगा वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो अगर आप अर्थ का डायग्राम बनाएंगे तो ये अर्थ का डायग्राम है, ये अर्थ का सेंटर है, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को RE से लिखते हैं और ये रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर कहलाता है। ये आपको इक्वेटर है और ये पोल है, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। तो रेडियस कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो ये ऑब्वियस है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ये ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर रेडियस कम है। तो फिर से एक बार देख ले, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर ज्यादा होगी, तो जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर ज्यादा होगी, तो एट पोल का आंसर दे दिया है। नेम द प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। आप देखेंगे जब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे भी आते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। जब आप नीचे आते जाएंगे और अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो जगह पे जीरो होता है, एक सेंटर ऑफ अर्थ पर और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो होता है। तो लिखा हुआ है एट सेंटर ऑफ अर्थ एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन दो जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है। इसके बाद लिखा हुआ है व्हाई अ बॉडी वेज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। बॉडी का वेट पोल पर ज्यादा होता है इक्वेटर की तुलना में, ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज मोर देन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मोर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। अब आप दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जीपी, ये ग्रेटर हो जाएगा mge से, ये हो गया वेट एट पोल और ये हो गया वेट एट इक्वेटर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पोल पर जो वेट है वो इक्वेटर की तुलना में ज्यादा क्यों होता है? तो इसका वजह यह है कि पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक होता है। तो लिख दिया बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इक्वेटर। फिर पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी मैंने आपको बता दिया कि जी का वैल्यू दो जगह पे जीरो होता है, एक अर्थ के सेंटर पर और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो ऑब्वियस है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये था 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो किसी भी बॉडी का मास दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है इनर्शियल मास और दूसरे को कहा जाता है ग्रेविटेशनल मास। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनर्शियल मास क्या होता है और ये ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, इन दोनों बॉडी में आप एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इन दोनों बॉडी में आप एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो आप इसमें भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसमें भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना आसान है और इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है। तो इनर्शियल मास, ये जो मास है, फिर से बोल रहे हैं, ये छोटे वाले बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना आसान है और ये बड़े वाले बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है। ये आसान और डिफिकल्ट के पीछे जो कारण है वो इसका मास है, इसी मास को कहा जाता है इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास ये डिटरमाइन करता है हाउ मच इट इज इजियर टू और डिफिकल्टी टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। तो इनर्शियल मास को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट विल बी इजियर और डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन इन इट। तो यहां पर मैंने डिफाइन किया है, इट डिटरमाइंस हाउ मच इट इज
easier or difficult to produce acceleration in the body? जिस बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना आसान होगा उसका इनर्शियल मास कम होगा, जिसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होगा उसका इनर्शियल मास ज्यादा होगा। तो इनर्शियल मास डिटरमाइन करता है कि हाउ मच इट इज इजियर और हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। अब चले आएंगे हम लोग ग्रेविटेशनल मास पर। सपोज कीजिए कि आपको मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे हम लोग आई से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास के बीच में रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू आई। मान लिया जाए कि दो अलग अलग मास है और दो अलग अलग मास को आपने सेम ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दिया है। अगर आपने 5 kg वाले मास को एक ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है जिसकी इंटेंसिटी आई है, तो इसका इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 5I हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दूसरा बॉडी लिया है जिसका मास 15 kg है, उसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दिया है, तो इस पर लगने वाला फोर्स 15I हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल मास आपको यह दर्शाता है कि किसी बॉडी को अगर सेम ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दिया जाए तो कौन से मास पर अधिक फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल मास इट डिटरमाइंस हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इफ प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर दो अलग अलग मास को सेम ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है तो किसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो जिसका ग्रेविटेशनल मास ज्यादा होगा उसी में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब ग्रेविटेशनल मास ये बताता है कि हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट इफ टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का। दूसरा आप देख लेंगे, ग्रेविटेशनल मास को अगर आपको इनर्शियल मास को मालूम करना है तो इनर्शियल मास को मालूम करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ता है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाई a। तो इस फॉर्मूला से जो आप मास निकालते हैं, इस से जो मास आपको मिलेगा उस मास का नाम है इनर्शियल मास। लेकिन अगर आपको ग्रेविटेशनल मास निकालना होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे। इसमें F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू MB मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो MB का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई GM1। तो इस फॉर्मूला से जब आप मास निकालेंगे तो इस मास को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास निकालने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल मास निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया जाता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दूसरा डिफरेंस है। आइए और क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अभी मैंने आपको इनर्शियल मास का फॉर्मूला बताया था और ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई a। अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तो m का वैल्यू F के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनर्शियल मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। Inertial mass is numerically equal to gravitational force required to produce a linear acceleration of 1 meter per second square. Inertial mass is numerically equal to gravitational force required to produce a linear acceleration of 1 meter per second square. किसी भी बॉडी में linear acceleration 1 meter per second square प्रोड्यूस करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होगी उसी फोर्स को कहा जाएगा इनर्शियल मास। ये डेफिनेशन था इनर्शियल मास का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास के बारे में।
तो मैंने आपको अभी ग्रेविटेशनल मास के लिए फॉर्मूला बताया है, m इज इक्वल टू होता है F डिवाइडेड बाई I। इफ I इज इक्वल टू 1 हो जाए तो m इज इक्वल टू हो जाएगा F। तो ग्रेविटेशनल मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by a body if placed in a gravitational field of intensity 1. Gravitational mass is numerically equal to gravitational force experienced by a body if placed in a gravitational field of intensity 1. So it is numerically equal to gravitational force experienced by a body if placed in a gravitational field of intensity 1. तो ये आपको तीसरा डिफरेंस हो गया, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। आइए हम लोग चौथा डिफरेंस देखना चाहते हैं कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक बॉडी है, अगर इसका मास m है और इसके आसपास में बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। ये बॉडी है, इसका एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इधर मास m3 है। तो ये सारे मासेस है जो कि इसके सराउंडिंग में रखे हुए हैं। तो अगर किसी मास के सराउंडिंग में दूसरे मास रखे हुए हों और उस मास की वजह से इस मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो ये इनर्शियल मास कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शियल मास इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस इन इट्स सराउंडिंग। It is not affected due to presence of other masses in its surrounding. लेकिन मान लिया जाए कि अगर आपने एक मास रखा है, ये अर्थ है, और यहां पर एक मास m है और यहां पर एक दूसरा कोई बॉडी है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल मास है, अगर अर्थ रहेगा तो ग्रेविटेशनल मास का वैल्यू कुछ और आएगा, एक और मास अगर आप रख देंगे तो फिर इसका ग्रेविटेशनल मास का वैल्यू कुछ और आएगा। मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल मास का वैल्यू सराउंडिंग में मौजूद जो मासेस हैं उनसे वो प्रभावित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस इन द सराउंडिंग। तो ये आपको इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास के बीच में मेन डिफरेंस था। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, व्हाट हैपेंस टू इट्स मास, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपके पास अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है। जब आप इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। अब एक मास को आप इक्वेटर से पोल पर ले जा रहे हैं तो मास टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी है। यहां से यहां ले जाने पर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो जितना मास इक्वेटर पर मिलेगा उतना ही मास पोल पर, तो इट्स मास रिमेन्स सेम। इट्स वेट का फॉर्मूला मैंने बताया है कि यह होता है mg। मतलब जब g इंक्रीज करेगा तो वेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा और g डिक्रीज करेगा तो वेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मतलब g के इंक्रीज करने से वेट भी इंक्रीज करेगा और g के डिक्रीज करने से वेट भी डिक्रीज करेगा। जब आप इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो g का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली कि g इक्वेटर से पोल पर जाने पर वेट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो इट्स वेट इंक्रीजेस। उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बता दिया इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। आइए नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच क्या डिफरेंस है? तो मास क्या कहता है, किसी भी बॉडी में मौजूद टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही कहा जाता है मास। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। लेकिन अर्थ है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से खींचती है वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। तो इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। उसके बाद है दूसरा डिफरेंस,
मास स्केलर होता है लेकिन वेट जो है वो वेक्टर है। मास इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, किसी भी बॉडी का मास इक्वेटर पर मेजर करें, पोल पर मेजर करें, सेंटर पर ऑफ अर्थ पर मेजर करें, मून पर करें, सभी जगह मास सेम होगा, लेकिन वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। इक्वेटर पर वेट का वैल्यू कुछ और आएगा, पोल पर कुछ और आएगा, सेंटर पर कुछ और आएगा और मून पर कुछ और आएगा। मास इट इज डिटरमाइंड बाय बीम बैलेंस, मास को मेजर करने के लिए जो बैलेंस इस्तेमाल करते हैं वो बीम बैलेंस है। लेकिन जब आप वेट डिटरमाइन करना चाहेंगे तो वेट को डिटरमाइन किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। जी हमारे पास दो तरह का है, एक को कहा जाता है स्मॉल जी और दूसरे को कहा जाता है कैपिटल जी। एक स्मॉल जी है और दूसरा कैपिटल जी है। आप जानते हैं स्मॉल जी के मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि कैपिटल जी के मतलब होता है इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, जैसा कि आपको बता रहे हैं शुरू से, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसका वैल्यू कुछ और होता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, कैपिटल जी का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तीसरा है इट इज वेक्टर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर होता है और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये स्केलर होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये था। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपको लिखा हुआ है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये मास m1 है और ये दूसरा मास m2 है और इन दो मास के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख दिया है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास is directly proportional to product of their masses but inversely proportional to square of distance between them। तो ये ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए दो मास लिया गया है, m1 एक मास है और m2 दूसरा मास है। m1 a पर रखा हुआ है और m2 b पर रखा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। m2 m1 पर एक फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम है F12। उसी तरह से m1 m2 पर एक फोर्स लगाएगा, इसका नाम है M21। तो m1 एंड m2 मास ऑफ टू बॉडीज a एंड b। r डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। F12 ये फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। F21 ये फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। ये दोनों का दोनों फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। F12 विल बी इक्वल टू F21 बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो आप देखेंगे कि यहां दिखाया गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। कंबाइनिंग 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मिल जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये g प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे।
इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो को लगातार देखते रहना है तो आपको चाहिए कि इसे आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बार बार वीडियो मिलता रहेगा।